नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत के वज़ीर आज़म 22 मई को अमेरिका जा रहे हैं, जनाब नरेंद्र मोदी, और वहाँ पर कई मुआहदे होने वाले हैं मोदी के और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के, और ख़ास तौर पर उनमें दिफाई पैदावार की खरीदारी जो है ना, वो टॉप पे है। जो एजेंडा है उसके टॉप पर यही है कि दिफाई सामान अमेरिका से खरीदना है। इतना तो आपको इल्म है कि मोस्टली भारत का जो दिफाई सामान है, अब तक का जो ट्रेडिशनल रहा है, तकरीबन 80% रूस से या अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन से खरीदता रहा है। और उसमें कई फायदे थे। एक तो सोवियत यूनियन के जो हथियार होते थे वो कीमती नहीं, बमुकाबिल अमेरिका के वो इतनी कीमती नहीं होते, इकोनॉमिकल भाव में मिलते हैं। दूसरे, सोवियत यूनियन या रूस जो है ना, कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में उन्होंने गुरेज नहीं किया, जबकि अमेरिका तो किसी भी सूरत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। हत्ता कि अमेरिका तो कोई भी चीज़ बेचता है तो उसके ऊपर उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि ये हथियार तुम इस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हथियार तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर वो उनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं ना, वो भी रोक के रखता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो खैर सोचना ही मुहाल था। लेकिन अब एक बात, दोनों के मजबूरी है। भारत की मजबूरी ये है कि अभी रूस, जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन के खिलाफ, उसके बाद से रूस की अपनी पोजीशन कमज़ोर पड़ गई है। हत्ता कि अभी तो उसके अपने ज़खायर जो है ना हथियारों के, वो ख़त्म होने को आ रहे हैं। और ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो वो दूसरे बना नहीं सकता जितनी जल्दी से वो जंग में ख़त्म हो रहे हैं। तो इसीलिए अब रूस से ज़्यादा हथियार खरीद करना भारत के लिए मुमकिन नहीं रहा। तो ज़ाहिर है ऐसे वक्त में भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ चीन के खतरे की वजह से अब अमेरिका को समझ में आया है, अब अमेरिका के अक्ल ठिकाने आई है कि अगर उसे इंडो पैसिफिक में अपना असर रसूख बरकरार रखना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना पड़ेगी। नहीं तो 2007 से केबल तक, हकीकत में तो 2012 में भी जो जब भी ओबामा था तब भी उसको भी इतनी अकल नहीं आई थी। वो भी उस वक्त चीन को ज़्यादा वैल्यू देता था, जबकि पूरी दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए था कि चीन आगे चलकर खुद अमेरिका को आंखें दिखाएगा। लेकिन उस वक्त अमेरिका के समझ में नहीं आया। अमेरिका ने उस वक्त हिंदुस्तान की जो है मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं की थी। खैर, अब देर आयद दुरुस्त आयद, अब उनकी समझ में आया है कि अगर उनको बाकी दुनिया में अपना असर रसूख बाकी रखना है तो उन्हें दोस्ती चाहिए हिंदुस्तान की। और अभी तो वो ऐसा कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी विल बी ऑफ इंडियाज 20th सेंचुरी। तो अभी ये जो नई मतलब अक्ल उनको आई है अमेरिका वालों की, तो अब इससे वो भी चाहते हैं कि भारत को वो आर्म करें, भारत को वो हथियार दें ताकि वो चीन के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो सके। अब जाहिर है इसमें अमेरिका के अपने फ़वाइद भी हैं। एक तो इस तरह भारत तो कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता अमेरिका को के मद्दे मुकाबिल आए या अमेरिका को आंखें दिखाए। ये अलग बात है कि अमेरिका की हुक्म पे वो चीन के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। हाँ, अगर चीन ने कभी हमला किया तो अपने दिफा के लिए वो हथियार इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें ये बात भी है जो कि भारत का शुरू से रहा है कि हम जहाँ से भी जो भी चीज़ खरीदेंगे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हम जहाँ से जो भी खरीदेंगे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़रूर होना चाहिए, ताकि भारत जो है उन मुल्कों का मतलब डिपेंडेंट न हो जाए, उनके ऊपर इन्हिसार न रह जाए।
अब अमेरिका की समझ में आया और अमेरिका इस बात पर तैयार हो गया, और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया था कि भारत को अभी वो जी जनरल इलेक्ट्रिक वालों के जो फाइटर जेट इंजन है, उनका जो उन फाइटर जेट के जो इंजन है, अभी भी जो भारत ने अपना जो LCA तेजस बनाया है उसमें वो जी के इंजन ही है। तो वो जी के इंजन जनरल इलेक्ट्रिक और भारत दोनों मिलकर हिंदुस्तान में बनाएंगे। अब उसके साथ साथ अभी एक दूसरा इसके साथ साथ अभी एक दूसरा भी प्रोग्राम सुनने में आया है। अब क्या है कि भारत का जो NSA है अजीत डोभाल, और अमेरिका का जो NSA है जैक सलीवान, दोनों आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं और ग्राउंड वर्क कर रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं तो ये हर चीज़ जो है फाइनल हो चुकी हो और वहाँ पर वो जाके दस्तखत करे। अब उनके जो शॉपिंग लिस्ट है उसके ऊपर एक तो वो जी के इंजन का भी है, और दूसरा है प्रीडेटर जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी UAV या फिर ड्रोन जिसे कहते हैं। और ये जो ड्रोन जो है ना बहुत खतरनाक हैं। एक तो ये मिसाइल भी अपने साथ ले सकते हैं, रॉकेट भी अपने साथ ले सकते हैं, और ये किसी भी जगह पर इस धरती से 50,000 फीट ऊपर जाकर 1 से लेकर 2 दिनों तक वहाँ पर वो उड़ सकते हैं, मतलब वहाँ पे वो रह सकते हैं किसी भी इलाके में, जैसे चीन के ऊपर हो, और उनको वहाँ पर वो रडार भी पकड़ नहीं सकता। और उसको जो, क्योंकि वो अनमाइंड है ना, उसका कंट्रोल धरती पर होता है, यानी समझो हिंदुस्तान में बेंगलोर में, मद्रास में या हैदराबाद में कहीं पर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और वो ऐसे ही काम करेगा जैसे कि पायलट उसी हवाई जहाज में बैठा हो, और उसको वहाँ से उसके जो कैमरा भी इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी भी टारगेट को हटा के किसी आदमी को भी टारगेट कर सकते हैं, और उसको टारगेट करके उसके ऊपर निशाना साध के और उसे वहाँ से मिसाइल मार के हलाक कर सकते हैं। इसका एक मैं मिसाल दे दूं आपको, तकरीबन 6-8 माह केवल आपको हमने भी बताया था व्लॉग में, और बहुत मशहूर बात है, जो उसामा बिन लादेन के बाद जो अलकायदा का चीफ बना था डॉक्टर ऐमन अल जवाहिरी, वो काबुल में था और अपनी बिल्डिंग के फ्लैट की जो है बालकनी पे खड़ा था। वहाँ पर उसको अमेरिका के ड्रोन ने उसका निशाना लिया, और घर बैठे अमेरिका में बैठे बैठे उन्होंने उसको ऊपर मिसाइल मार के उसको हलाक कर दिया था। तो ये वैसे ड्रोन हैं जो कि अभी भारत 30 खरीद रहा है। इन 30 में से 12 जो है ड्रोन वो नेवी को दिए जाएंगे, और 8 आर्मी को और 8 इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, और इन 30 के ऊपर तकरीबन $3 बिलियन जो है खर्चा होंगे। नाजरीन, तकरीबन 4-5 साल कबल लॉ कमीशन बिठाया गया था एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर गौर करने के लिए, और उसने लोगों से फीडबैक लिया था। और उस वक़्त उन्होंने, ये 21st लॉ कमीशन था, उन्होंने उस वक़्त ये फैसला किया था कि इस वक़्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी मतलब उसका वक्त नहीं आया, और इससे बेहतर है कि कम्युनिटीज़ के अंदर जेंडर पैरिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए, यानी मुसलमानों के अंदर किस तरह मर्दों और औरतों को या औरतों के ख़वातीन को भी बराबर के हकूक़ दिए जा सकते हैं। लेकिन जनाब ये कैसे हो सकता है विदाउट गोइंग इनटू यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस्लामिक लॉ में एक मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है बैक वक्त, और उसके अलावा वो लोंडी भी रख सकता है, और उसके अलावा वो जब भी चाहे किसी को 3 तलाक, अभी चलिए हम कहते हैं कि अभी मोदी ने ये 3 तलाक तो ख़त्म किया है, लेकिन उसके बदले में भी अब भी जो है 1-1 महीने को अलग अलग 1-1 तलाक देकर 3 महीने के बाद किसी भी बीवी को उसका शौहर घर से निकाल सकता है कि जाओ, और उसको मेंटेनेंस वगैरह देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त अगर मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ उसको अमल दरामद होने दिया जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुसलमानों की ख़वातीन को
उन कवानीन के अंदर बराबर के हकूक मिल पाए, और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए 22nd लॉ कमीशन बिठाया गया है। इसकी जो मतलब हेड हैं वो कर्नाटक की जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस ऋतु राज, और उन्होंने अभी लोगों से सजेशन मांगे हैं कि आप बताइए कि इस लिहाज से क्या करना चाहिए। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि अभी इलेक्शन ऊपर आ रहे हैं, मरकज के इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं, अप्रैल या मई के महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे। 2019 में साबिक इलेक्शन हुए थे। लेकिन जनाब, हमें ये देखना है कि हिंदुस्तान की ख़वातीन का मुफाद किस में सर्व होता है, और अगर हिंदुस्तान की ख़वातीन का ख़ास तौर पर या बशमूल जो है मुसलमान ख़वातीन, उनका अगर इंटरेस्ट जो है, उनका अगर मुफाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर सर्व होता है तो फिर होने दीजिए। अब अगर कोई मुसलमान कहे कि इससे मोदी को फ़ायदा पहुंचता है इलेक्शन का, तो भाई साहब फिर आप मुखालफत मत करें। आप भी कहें कि हम भी तैयार हैं ये हकूक़ हिंदुस्तान के मुसलमान ख़वातीन को देने के लिए, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो मोदी जो ये कदम उठाएगा उसका असर ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुसलमान मर्द जो है नहीं चाहेंगे। अच्छा, ये जो सिविल कानून हैं इसमें न सिर्फ शादियों का है बल्कि इनहेरिटेंस का भी है, विरासत का भी है, क्योंकि मुसलमानों में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, जबकि हिंदू लॉ में बराबर हिस्सा है बेटियों का भी। और इस तरह फिर जो है एडॉप्टेशन जो है, जब एडॉप्शन जो है जब करते हैं बच्चों का, तो उनमें भी मुसलमानों में बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते लड़कियों को। तो ये तीनों जो फील्ड्स हैं इनमें अगर यूनिफॉर्म ला, अच्छा ये हम ख़ास बात तो ये पूछते हैं मुसलमान भाइयों और बहनों से जिनको जो कि इसके मुखालिफ हैं, भाई शरिया में तो हकीकत में ये होना चाहिए, अगर वो कहते हैं कि इस्लामिक लॉ को अप्लाई करना चाहिए तो फिर क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं अप्लाई करते? क्रिमिनल लॉ में तो, इस्लामिक लॉ में, शरिया में ये है कि कोई अगर चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएँ। फिर भाई हिंदुस्तान में भी बोलिए मुसलमानों, अगर मुसलमान चोर हो तो उसके ऊपर शरिया लगा जाए, उसके हाथ काट दिए जाएं। लेकिन वहाँ पर तो वो नहीं कहते कि मुसलमानों के लिए जो है शरिया होना चाहिए क्रिमिनल लॉ में। लेकिन जहाँ पर उनको फ़ायदा होता है कि वो जितनी औरतों से चाहे शादियाँ करें और जब चाहें उन्हें तलाक दे दें, तब वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो हमें इस्लामिक लॉ चाहिए, ये हमारा पर्सनल लॉ है, ये हमारा पर्सनल राइट है। इन अल्फाज के साथ मैं आज के प्रोग्राम से आपकी इजाज़त लेना चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।